जैसे
लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग पीएनसी स्टार्ट किए थे। हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किस तरीके के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता, आप सब टास्क को क्या करते जाते हैं, सब टास्क को आप नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जैसे कि अगर आपको एक 3 डिजिट नंबर बताना है तो आपका सब टास्क हो गया एक एक इंडिविजुअल डिजिट चूज करना। जब तक आप तीनों डिजिट चूज नहीं करते तब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। और सपोज करो आपका टास्क कंप्लीट हो गया और उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप ऐड करते जाते हो। जैसे कि आपको सिर्फ वो 3 डिजिट नंबर निकालने हैं जो 0 से खत्म होते हैं या 2 से खत्म होते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे जो नंबर 0 से खत्म होते हैं, फिर हम निकालेंगे जो नंबर्स 2 से खत्म होते हैं, और उसके बाद हम लोग उन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड किस केस में होता है, जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ वेज है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से हमने केसेस देखे थे कि नो टू बॉयज कैन बी टुगेदर वाला या ऑल द बॉयज आर टुगेदर वाले केसेस किस फॉर्म के होते हैं। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग को कहां से स्टार्ट करना था? हाँ 18 से इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कर लिए थे, राइट? 15 हमने लास्ट किया था। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे आंसर करेंगे? क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 16 में? ओके, क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी सेट्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग नंबर्स फ्रॉम 0 and 180। ठीक है, बोथ इंक्लूसिव सो दैट देयर एवरेज इज 60। आप 0 से लेके 180 के बीच में आप नंबर को चूज करना चाहते हो तो आपको नंबर्स कैसे चूज करने पड़ेंगे? या तो आप 0 और 120 चूज कर सकते हो, या फिर आप 1 और 119 चूज कर सकते हो। दोनों का एवरेज 60 बनाने बोल रहा है, मतलब दोनों का सम 120 हो जाएगा। ये कहाँ तक जा सकता है? जब ये 59 हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा, और लास्ट होगा जब ये दोनों 60 और 60। लेकिन लास्ट वाला केस हमको नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि आपको ये बोल रहा है कि दोनों नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। दोनों नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ केसेस उतने ही होंगे जितना आपका 0 से लेके 59 तक का काउंटिंग है। 0 से लेके अगर 59 तक काउंटिंग करूंगा तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज इस केस में हो जाएंगे 60। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कोई बता सकता है? क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिस्टिंक्ट फ्रूट्स इंक्लूडिंग एप्पल, बनाना एंड मैंगो
be kept in a row such that apple always comes before banana and banana always comes before a mango. ठीक है, apple always comes before banana and banana always comes before mango. अब 8 फ्रूट के सीक्वेंस में आपको इन तीनों का ये सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो हमने लास्ट क्लास में एक छोटी सी चीज डिस्कस की थी कि अगर आप इन तीनों को आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो तो उसमें क्या होगा, उसमें जैसे 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज में, तो उन 6 वेज में टोटल केसेस में से 1/6 केसेस जो होंगे वो ऐसे होंगे जिसमें आपको ए बी एम वाला सीक्वेंस मिल रहा होगा, 1/6 ऐसे होंगे जिसमें आपको बी ए एम वाला सीक्वेंस मिल रहा होगा एंड सो। मतलब जो 6 पॉसिबल केसेस है सब 1/6 केसेस में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास टोटल 8 फ्रूट है तो 8 फ्रूट को मैं अरेंज कर सकता हूँ 8 फैक्टोरियल वेज में। तो 8 फैक्टोरियल वेज का 1/6 जो होगा इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 फैक्टोरियल का 1/6 कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3 मैच। जनरली ऑप्शन में आपको फैक्टोरियल के फॉर्म नहीं दे देगा तो बहुत सारे केसेस में कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। जहां आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या उसकी कुछ वैल्यूज निकालनी होती है वहीं पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ती है। 5-6 तक तो आराम से याद हो जाता है, 6 तक तो याद हो ही जाता है, 6 720 हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर सबको? सबको समझ में है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको बोल रहा है कि कुछ नंबर ऑफ पीपल है या कुछ नंबर ऑफ फ्रूट्स है या कुछ सीक्वेंस है, आपको बोल रहा है उसमें से 3 या 4 चीजों का ये पर्टिकुलर सीक्वेंस मुझे बनाना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें ये देख लेंगे कि उन चारों का आपस में कितना आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे मेरे पास 10 पेंसिल है, सब अलग अलग ब्रांड का, ठीक है, और उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि 4 पेंसिल को मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही चाहिए, तो उन 4 पेंसिल को मैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ 4 फैक्टोरियल वेज में। नहीं, उन चारों को मैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ 4 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 24 वेज में। उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो 1/24 टाइम्स आएगा, तो आपका आंसर उस केस में हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल टाइम्स 10 फैक्टोरियल। ठीक है, उस तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट, बहुत सारे वेज से कैलकुलेट करके आंसर सेम मिलता है। कई बार आप देखोगे आप अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करते हो उसके बाद भी आपको आंसर सेम मिल रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 सबको क्लियर? 18 छोड़ देते हैं, बहुत लेंदी है, बिना मतलब का सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जस्ट अ मिनट में क्वेश्चन नंबर 16 बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोल रहा है कि आपको से लेके 180 तक के नंबर्स S60 कब होगा, दोनों का एवरेज 60 कब होगा, जब दोनों का सम 120 होगा। दोनों का सम 120 कब हो सकता है, या तो आप 0 और 120 ले लो, 119 ले लो, ऐसा आप कहां तक करते जा सकते हो जब आप 59 और 61 चूज करते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला एक पॉसिबल है लेकिन वहां पे आपके नंबर्स डिस्टिंक्ट नहीं आते, तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेके 59 तक का जो काउंटिंग है वही मेरा नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके 59 तक का काउंटिंग कितना हो जाएगा, देयर आर 60 पॉसिबल। ठीक है, देयर आर 60 पॉसिबल वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 19,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका प्ले वन इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज अंटिल वन टीम विंस 4 मैचेस इन अ रो, नहीं 4 मैचेस इन अ रो भी नहीं, सिर्फ 4 मैचेस, ठीक है। नो मैच एंड्स इन अ ड्रॉ, फाइंड इन हाउ मेनी वेज द सीरीज कैन बी वन। मैचेस फिक्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर नॉट फिक्स्ड, नहीं होगा, सोच के देखो, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस 4 होने चाहिए। सपोज करो अपन एज्यूम करते हैं अभी कि इंडिया जीत रहा है, लेकिन ये चीज का ध्यान रखेंगे कि आप इंडिया सीरीज जीत रहा है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको साउथ अफ्रीका सीरीज जीत रहा है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं बोल रहा है कि कौन सीरीज जीत रहा हो, आपको बस ये बोल रहा है कि सीरीज जीत रहा है, ठीक है। तो इंडिया के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, आप सोच के देखो। या तो वो चारों जीत जाए शुरू का, ठीक है। सेकंड, या तो वो एक हारे और 4 जीत जाए। फिर इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखते जाते हैं। 2 हारा 4 जीत गया, 3 हारा और 4 जीत, इससे ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस हो सकते हैं क्या? इससे ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस नहीं हो सकते, पक्का। नंबर ऑफ मैचेस मैक्सिमम 7 ही हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो दोनों 4-4 जीत जाएंगे, तो आपके सीरीज करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो पहला डिडक्शन ये कि आपका नंबर ऑफ मैचेस मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 7 ही हो सकता है। दूसरा डिडक्शन, अगर आप इंडिया को सीरीज जिता रहे हो तो ये जो लास्ट वाला मैच है ना वो हमेशा इंडिया को ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 4 मैच पहले जीत जाता है तो सीरीज तो पहले ही खत्म हो जाएगी ना। अगर वो 4 मैच पहले ही जीत जाता है तो उसकी सीरीज पहले ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको सीरीज को 7 मैच तक खींचना है तो आपको लास्ट वाला मैच इंडिया को जिताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप सोच के देखो, आपका हर केस में लास्ट वाला मैच जो है, जो सीरीज जीत रहा है उसको ही जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला पोजीशन विल ऑलवेज बी फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है। वो W विन के साथ फिक्स ही रहेगा। तो पहले केस में तो अगर वो चारों जीत रहा है तो नंबर ऑफ वेज तो हो जाएगा 1, उसको अचीव करने के लिए आपके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 1। दूसरा अगर आपको देखना है तो आप सोच के देखो, आपको 1 लॉस और 3 विन को अरेंज करना है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक आपके पास 4 चीजें हैं, 3 W और 1 L, उनको आप आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 3 W तो सेम है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस केस में 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 सेम है, 3 सेम है, तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ आंसर आ जाएगा 4। अब इसमें क्या होगा, आपको 2 लॉस और 3 विन को आपस में अरेंज करना है, एक लॉस और 4 विन का नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, एक लॉस और 3 विन का होगा। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वाले पोजीशन पे विन को फिक्स कर दिया। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आपका सीरीज पहले ही खत्म हो जाएगा, एक केस पहले आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 2 लॉस है 3 विन है, तो 2 लॉस को डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, सॉरी 2 लॉस को डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, और 3 विन को, हाँ बेसिकली 5 से 2, 5 में से 2 पोजीशन चूज कर, ऊपर वाला 4C3 या 4C1, दोनों में से जैसा भी आप देखना चाहो उसको। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ वेज 10,
यहाँ आप निकालेंगे 20 नंबर ऑफ वेज हो जाएगा यहाँ पे 20। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 35। लेकिन ये 35 हमने कौन से केस के लिए लिया है कि जब आपका इंडिया सीरीज जीत रहा होगा। जब आपका साउथ अफ्रीका सीरीज जीत रहा होगा तो नंबर ऑफ केसेस 35 और बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा 7। So in this case our answer is option number 3, that is 70. इसको अगर मैं सी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो 4 पोजीशन में से एक पोजीशन में मुझे लॉस रखना है, तो ये हो जाएगा 4C3। अब यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई स्कोप नहीं रहेगा क्योंकि तीनों आपस में सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे 5 में से 2 को लॉस बैठाना है तो 5C2 या 5C3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे आ जाएगा 6C। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, देयर आर 6 टॉयज एंड 3 बॉक्सेस। The toys are being placed in the boxes such that no box is empty. In how many ways it can be done if toys are distinct and boxes are also distinct? पहला चीज। दूसरा चीज, toys are distinct but boxes are identical. पहले सबसे ऊपर वाला केस करते हैं कि आपके टॉयज भी डिस्टिंक्ट है, आपके बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएगी, आप अलग अलग केस लेके ऑब्जर्व करें। अलग अलग केस लेके कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप या तो तीनों को 1 2 3 दे सकते हो, या फिर आप तीनों जब बॉक्सेस में 1 1 4 दे सकते हो, या फिर आप तीनों बॉक्सेस में 2 2 2 दे सकते हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? उसको हम लोग 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग एक ही केस में 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे को उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाकी सारे केसेस मिल जाए। तो डिस्टिंक्ट दिया है ना हमको, ठीक है। हम पहले पहला केस कर रहे हैं कि आपके बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट है, आपके टॉयज भी डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहले 1 2 3 वाला केस करें, 2 2 2 वाला केस करते हैं पहले, इजी पड़ेगा, ठीक है। तो 2 2 2 वाला केस अगर मैं करता हूं तो आप क्या करिए, आप पहले 6 में से 2 टॉय चूज करेंगे। किसी एक बॉक्स के लिए हमने 6 में से 2 टॉय चूज कर लिया, फिर बचे हुए 4 में से और 2 टॉय चूज करोगे, बचे हुए 4 में से और 2 टॉय चूज करोगे। अब सपोज करो आपके पास 6 टॉय था, A B C D E F, ठीक है। अब सपोज करो आपके सीक्वेंस के हिसाब से A और B साथ में आ गया, C और D साथ में आ गया, अब E और F बचा। E और F बचा तो आपको तो अलग अलग इसको लेने का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें और हम लोग को नंबर ऑफ वेज देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अब जैसे सपोज करो मैंने इसको बॉक्स ए में दिया, ए बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बॉक्स सपोज करो मैंने इसको एक्स में दिया, इसको वाई में दिया, इसको जेड में दिया। इसको मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, मैं बॉक्स एक्स में EF को रख सकता हूँ, बॉक्स वाई में AB को रख सकता हूँ, इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। तो बॉक्सेस को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, बॉक्सेस को आप अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज। तो अगर 2 2 2 वाला अरेंजमेंट देखना है, अगर 2 2 2 वाला अरेंजमेंट देखना है तो इस केस में आंसर हो जाएगा 6C2 into 4C2 into 3। वो तो आपका 6C2 into 4C2 में आ जाएगा,
6c2 इंटू 4c2 में आपके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे और इसके साथ हम बॉक्स को आपस में चेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल वहां पे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 114 वाले केस में आप पहले 6 में से 4 टॉय चूज कर लीजिए। 6 में से आप 4 टॉय चूज कर लीजिए, बचा 2 में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, 2 में से कोई एक टॉय चूज कर लीजिए, उसके बाद और चूज करने की जरूरत नहीं। अब क्या हो गया मेरे पास सीक्वेंस, अब सपोज करो आप मेरे पास कैसा हो गया यहाँ पे, सपोज करो ABCD एक में आ गया, E एक में आ गया और F एक में आ गया। हमने ये चीज मेक श्योर कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। अब सबसे पहले वाले में क्या करना है, 1 2 3 का अरेंजमेंट लेना है आपको। पहले क्या करेंगे, 6 में से 3 टॉय चूज कर लेंगे, 3 बच गया, 3 में से 2 चूज कर लेंगे, टॉयज का प्रॉपर सीक्वेंस मिल गया। अब क्या करेंगे, अब आपस में बॉक्सेस को अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। नंबर ऑफ केसेस निकाल लेंगे, कितना आएगा 63 अभी निकाला, 20 होता है ना, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 6 यहाँ पे आ जाएगा 360। यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, 12 इंटू 64, 62 के इक्वल हो जाएगा, 62 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 6 into 5 into 2 divided by 2 into 1, 15, 15 into 2 30, 30 into 6 180। 114 वाले केस में 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल नहीं, क्योंकि बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट है ना, वहां पे बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट है, तो आपका जो सेपरेट केसेस होगा, जैसे मैंने अगर यहाँ पे XYZ लिया और XZY लिया, यहाँ पे दोनों अलग अलग केस होगा, इसलिए वो 3 फैक्टोरियल ही होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल नहीं। ठीक है, वो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कब होगा, जब आपके बॉक्सेस सेम होंगे। जब आपके बॉक्सेस सेम होंगे तब आपको उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया 180, और यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 62 में हो जाएगा 15, 15 इंटू 6 यहाँ हो जाएगा 90। कितना हो रहा है इस केस में आंसर, 90 इंटू 6, टोटल नंबर ऑफ केसेस 1080। ठीक, ठीक है, इतना क्लियर सबको। ये हो गया हमारा पहला केस। पहला केस कब, जब हम तीनों बॉक्सेस भी डिफरेंट है और सारे के सारे टॉयज भी डिफरेंट, 1080। ओके, अब नेक्स्ट वाले केस में हमको क्या करना है, नहीं थोड़ा सा चेंज और करना पड़ेगा। बॉक्स आपके आइडेंटिकल हो गए, तो यहाँ पे भी अगेन आपके ये पहले केस का आंसर तो हमको मिल गया 1080। सेकेंड केस का आंसर निकालना है, अगेन हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, 1 2 3 1 1 4 2 2। अब टॉयज सेम है, बॉक्सेस आर डिफरेंट, तो आप बस टॉयज को चूज करिए। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में
यहाँ पे जो 114 वाला केस है ना, इसमें आपको अगेन दो में से एक पर चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड वाले केस में क्योंकि आप सोच के देखो आपके बॉक्सेस आर सेम, तो आप अगर यहाँ पे ए बी रखो या बी ए रखो, दोनों के दोनों केस आपका सेम ही होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कम होके हो जाएगा 6C4। ठीक है, उसमें आपको दो में से एक चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी समझ में आ रहा है? क्योंकि आप इंटरचेंज कर दोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बट नीचे वाले केस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके पास 4 बचा और 4 में से 2 चूज करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पे 6, ये आ जाएगा 90। यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ केसेस 20। और पहले वाले में नंबर ऑफ केसेस कैसे निकालेंगे? 6 में से 3 चूज कर लीजिए, फिर 3 में से 2 चूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 20 into 3 60। नंबर ऑफ वेज कितना हो गया यहाँ पे? एक मिनट, आंसर आपका हो सकता है थोड़ा सा और कम आए। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट वाला केस थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़। लेट्स सी। चलो अगेन वही एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ है हमारे पास। सपोज करो आपने यहाँ पे ए बी फिक्स कर दिया, ठीक है, सी डी ई एफ बचा है हमारे पास। तो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन क्या बचेगा? यहाँ मैं सी डी ई एफ डाल सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ सी ई और डी एफ और सी एफ और डी। ए बी के साथ ये 3 पॉसिबिलिटी आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ केसेस मेरे ख्याल से कम आ जाएंगे। इसमें मोस्ट प्रोबेबली नंबर ऑफ केसेस थोड़े से कम आ सकते हैं, जितना जरूरत नहीं है आपको। छोटी सी गलती यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस 15 आ रहा था। अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस 15 आ रहा था। लास्ट वाले में लास्ट वाले में नंबर ऑफ केसेस थोड़े कम आएंगे। उसको कैसे एक्सप्लेन करें उस चीज को लेके? बॉक्सेस सिमिलर है, 6 में से कोई 2 लेंगे। वन 114 वाले केस में जैसे कम हो रहे थे, इसमें भी वैसे कम होंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक्चुअली 6 में से आपने 2 चूज कर लिया और 4 में से आपने 2 चूज कर लिया। ठीक है, और इसमें आपने जैसे मान लो मैं इसमें इमेजिनरी में मान लेता हूँ 2C2 क्योंकि 1 होता है, आपने चूज कर लिया। ठीक है, ये चॉइस में ना आपका हर केस ज्यादा बार आ रहा होगा क्योंकि आपके बॉक्सेस आइडेंटिकल है। सिंस योर बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, आपके केसेस रिपीट होते हैं।
ठीक है, अगर आपके केसेस रिपीट हो रहे होंगे तो बेसिकली एक्चुअली करना यहाँ पे यह है कि यहाँ पे आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। ठीक है, नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखोगे, जैसे AB की जगह अगर यहाँ पे मैं CD ले लूं पहले बॉक्स, तो CD ले लिया तो यहाँ पे केसेस तो रिपीट होंगे ना। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस जो रिपीट हो रहा होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए 2C2 तो 1 ही होगा, 2C2 विल बी 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो हो जाएगा आपका आ जाएगा 90/6, दैट इज 50। इन टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उसको अपन क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं 3 फैक्टोरियल वाला। ठीक है, लेट यू नो, मैं बताऊंगा कैसे आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा और एडिशनल बताना पड़ेगा। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर वो 3 फैक्टोरियल एक्सप्लेन करना है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो इस तरीके का है कि मैंने सपोज करो AB चूज कर लिया, तो इस AB के साथ CDEF वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, और EFCD वाला पार्ट भी आएगा। ठीक है, सपोज करो मैंने पहले केस में CD चूज किया, तो CD चूज किया तो यहाँ पे ABEF भी आ सकता है और EFAB भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने EF चूज किया तो यहाँ पे AB और CD भी आ सकता है, CD और AB भी आ सकता है। बट इफेक्टिवली क्या है, ये सारे 6 के 6 केसेस सेम। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनेंगे, तो हमको पूरे पार्ट को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो 6C2 इंटू 4C2 कर रहे हो उसमें आपको ये 6 के 6 कॉम्बिनेशन मिले। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं या 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। ओके, गेटिंग माय पॉइंट?
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज 3 digits कैन बी फॉर्म चूजिंग द डिजिट फ्रॉम 1 1 2 3 4। ओके, आपको क्या करना है, आपको 3 digit नंबर बनाना है। आप क्या करिए, केसेस सेपरेट कर लीजिए। कैसे केसेस सेपरेट कर लेंगे, पहला केस, जब आप सारे के सारे डिस्टिंक्ट डिजिट्स को यूज करके ही नंबर बना रहे हो। डिस्टिंक्ट डिजिट्स नंबर मतलब आप 1 2 3 4 में से 3 चूज कर, ठीक है। नहीं, 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो पहला आ जाएगा 4 वेज में, दूसरा आ जाएगा 3 वेज में, तीसरा आ जाएगा 2 वेज, ठीक है। तो बेसिकली 4 में से 3 चूज करके उनको आपस में अरेंज भी करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4p3। 4p3 का मतलब क्या होता है, आप 4 में से 3 चूज भी कर रहे हो और उनको आप आपस में भी अरेंज कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड केस में आप क्या कर रहे हो, आप 3 में से 2 डिजिट 1 ले लो। आपने 2 डिजिट 1 फिक्स कर दिया। यहाँ पे 2 ही पॉसिबल चीजें, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप सारे डिजिट अलग रखो, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप 2 डिजिट सेम रखो, तीसरा अलग। तो 2 डिजिट आपने सेम रखा, 1 1 आपने चूज कर लिया, और आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 में से किसी एक को चूज करना। हाँ, तो 2 3 4 में से अगर किसी एक को चूज करना है तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 3c1 इंटू 1 1 में तो चूज करने का कोई स्कोप नहीं है, 3 डिजिट है, तीनों को आप आपस में अरेंज कर सकते हो 3 फैक्टोरियल वेज में, लेकिन 1 2 बार आ रहा है तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल वेज। उसकी जरूरत नहीं है, आंसर में तुमको ऑप्शन में डायरेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। हमेशा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन में खोजोगे आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 बताने के लिए मुझे डी अरेंजमेंट बताना पड़ेगा। डी अरेंजमेंट में थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 23। इसका बहुत सिंपल सा आंसर 6 नहीं, ज्यादा ही होगा, 6 से तो ज्यादा ही होगा। अब सोच के देखो, अगर मैंने आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाने बोला होता, इन जनरल मैंने आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाने बोला होता तो आप क्या करते, आप डिजिट में से 3 डिजिट चूज करते, सारे डिजिट्स में से आप 3 डिजिट चूज करते और उनको आप जितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते थे अरेंज करते, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप सिर्फ 3 डिजिट चूज करो, जरूरी नहीं, आप 3 डिजिट चूज करो, सिर्फ कोई भी 3 डिजिट चूज करो। 4 3 और 7 आपने चूज किया, तो 4 3 और 7 चूज करने पे आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा
जिसमें आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो। आप 210 चूज कर लो, आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो आपके गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। क्यों नहीं रहेगा? लास्ट डिजिट तो 0 आ ही सकता है। आपको क्या करना है, आपको बस 10 डिजिट में से 3 डिजिट चूज करना है, और हर पॉसिबल ट्रिपलेट के लिए, फॉर एवरी पॉसिबल ट्रिपलेट, आपका एक ऐसा नंबर होगा 3 डिजिट जिसमें 100 प्लेस से 100 प्लेस बड़ा होगा 10 प्लेस से, और 10 प्लेस बड़ा होगा यूनिट्स प्लेस। एक ही नंबर होगा हर ट्रिपलेट के लिए। और हर ट्रिपलेट आपको कैसे मिलेगा? हर ट्रिपलेट आपको मिलेगा 10C3। सोच के देखो, एक ही मिलेगा। जैसे 743 है, एक ही मिलेगा। 734 कर दिया तो आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना था, सिंपल, कोई भी 3 डिजिट चूज कर लो। बेसिकली 10C3 इंटू 1 वेज है कि हर ट्रिपलेट के लिए एक ही पॉसिबल केस मिलेगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 120 वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 सबको क्लियर हुआ? सबको आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे। क्या क्या पॉसिबल केसेस होगा? पहला क्या बोल रहा है? 5 points are being tossed simultaneously. Find the total number of cases in which number of heads will be greater than number of tails. Number of heads कितना है? Number of heads कितना हो सकता है? पहले हो सकता है कि 5 हेड हो जाए। 5 हेड हो जाएगा तो एक ही केस बनेगा। दूसरा, अब 4 हेड और एक टेल है, आपको इनको आपस में अरेंज करना है। वो इंडिया और साउथ अफ्रीका वाला केस याद करो, विन और लॉस जैसे अरेंज करते थे ना, यहाँ पे भी वैसे ही अरेंज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज हो जाएगा यहाँ पे 5। और इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? 3 हेड्स हो और 2 टेल। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 10। योर फाइनल आंसर इन दिस केस इज 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 सबको क्लियर हुआ? चलो,
क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्या बोल रहा है इस केस में? स्टूडेंट इज अलाउड टू सेलेक्ट एट मोस्ट n बुक्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 2n+1 डिस्टिंक्ट बुक्स, ठीक है? With the total number of ways in which he can select at least one book is 255. Find the value of n, ठीक है? तो आप सोच के देखो यहाँ पे 2n+1 बुक्स में से मिनिमम उसको 1 चूज कर सकता है, वो चूज कर सकता है, यहां से लेके 2n+1 सी n बुक्स चूज कर सकता है, ठीक है? अच्छा, इसको अब सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले में पूछना पड़ेगा। मतलब मैं इतना पार्ट मिटा दे रहा हूँ, मैं पहले देखता हूँ कि उसको किस तरीके से ले सकते। सपोज करो आपके पास 2n+1 सी 0 से लेके यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2n+1 सी n प्लस, अच्छा अब ये 2n+1 सी n जो होगा ये 2n+1 सी n+1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से रिवर्स होना चालू होगा, मतलब ये हो जाएगा 2n+1 सी 2n और यहाँ पे लास्ट हो जाएगा 2n+1 सी 2n+1। मतलब ये जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये दोनों इक्वल होगा, आधा आधा है, दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा और इन दोनों का सम होगा 2 to the power of 2n+1।
ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ ऊपर वाले हाफ का चाहिए तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 C0 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 2n प्लस 1 को मैं इंटू 2 कर देता हूँ और डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 टू द पावर ऑफ 2n। अच्छा आपको 1 से लेके चाहिए, 1 से लेके n तक का चाहिए, C0 वाले का वैल्यू हो जाएगा 1, आप इसको यहाँ पे माइनस कर दो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2n प्लस 1 C1 प्लस 2n प्लस 1 C2 प्लस जाएगा 2n प्लस 1 Cn, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2n माइनस, और 2 टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 का वैल्यू क्या है 255। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 2n जो हो जाएगा दैट विल बी 256। 2 टू द पावर ऑफ 2n 256, 256 मतलब 2 टू द पावर ऑफ 8 हो जाएगा, ये 2 टू द पावर ऑफ 8 हो जाएगा, यानी कि 2n का वैल्यू हो जाएगा 8, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा, आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर सबको, सबको समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, सबने नोट कर लिया, मैं हटा दूं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26।
आपके पास टोटल है 92 चॉकलेट्स। आपको पहले वाले को देना है 2 और सबको अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर देना है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 12 लोगों को अगर कंटिन्यूसली आपको देते जाना है तो आप पहले को 2 देंगे, दूसरे को 3 देंगे, तीसरे को 4 देंगे, चौथे को 5 देंगे, ऐसा करके कहां तक जा सकते हैं। अगर आप एक सीक्वेंस में देते जाते हैं तो आप मैक्सिमम लास्ट वाले को 13 दे सकते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 13 तक का सम कितना है? 1 से लेकर 13 तक का अगर मैं सम करूं, 1 से लेकर 13 तक का सम हो जाता है 13 into 4 divided by 13 into 14 divided by 2, 13 into 7 91, 1 को हटा दोगे तो 90, मतलब 13 तक आपका 90 होता है। अगर आप एक सीक्वेंस में देते चले जाओ 2 से लेकर 13 तक, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप 90 चॉकलेट्स दे सकते हो, लेकिन आपको देना कितना है, आपको देना है 92। तो अब आपको केसेस फिगर आउट करने हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो, यहाँ दिया 11, इधर दिया 12 और लास्ट वाले को 13 न देके आपने दे दिया 14। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो गया 92। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके अलावा कर सकते हैं आप यहाँ से, अब देखो यहाँ पे इनिशियली जो नंबर है उसमें 2 बढ़ा के कोई मतलब नहीं होने वाला, और आप अगर यहाँ 4 से स्टार्ट करते हो तो आपका वैल्यू जो है वो 92 से बड़ा हो जाएगा। जो चेंज आप कर सकते हो आप लास्ट में ही कर सकते हो, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं। अच्छा, सपोज करो यहाँ 11 ले लिया, अब हमने क्या किया था, लास्ट वाले में 2 बढ़ा दिया था, तो 11 के बाद आप 12 न लेके 11 के बाद आप 13 और 14 ले लो, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। 11 के बाद आप 13 और 14 ले लो। आपने क्या किया, पहले 1 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे दोनों में 1 बढ़ा दिया, ठीक है। 11 के बाद आपने 12 में 1 बढ़ा दिया और एक 13 में बढ़ा दिया, तो 13 और 14 हो गया। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब आप 11 में 2 बढ़ाओगे तो 13 आ जाएगा, और वहां पे 12 और 13 साथ में रहेगा ही, तो मुझे और कोई केस में और सीक्वेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल सीक्वेंस है क्या, एनी मोर पॉसिबल सीक्वेंस, लेट अस चेक। और कोई पॉसिबल सीक्वेंस नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू कहीं भी ऐड करोगे तो आपको घुमा फिरा के या तो नंबर रिपीट होते हुए दिख जाएंगे या तो पुरानी कोई सीक्वेंस वापस मिल जाएगी, ठीक है। अब 12 लोगों को आपको 12 डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स देने हैं। आप कितने नंबर ऑफ वेज में दे सकते हो, आप दे सकते हो 12 फैक्टोरियल वेज में। चॉकलेट्स को आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चॉकलेट्स आइडेंटिकल, सिर्फ जो नंबर है नंबर को आप चेंज कर सकते हो, नंबर को आप 12 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। अगर पहले केस में 12 फैक्टोरियल वेज हो रहा होगा तो दूसरे केस में भी 12 फैक्टोरियल वेज हो रहा होगा। आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 into 12। पहले केस में भी 12 फैक्टोरियल मिल रहा था, दूसरे केस में भी 12 फैक्टोरियल मिल रहा है। ओके, 26 क्लियर। चलो आगे बढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? द फॉलोइंग फिगर शोज द क्लियर टारगेट इन अ शूटिंग कंपटीशन, ठीक है। All the days in column A are red, B are black, C are green, and D are white. To win a competition, a shooter must break all 10 of these targets using pistol and only 10 bullets. And in so doing, must always break existing target at the bottom of the column. In how many different orders can the shooter break these 10 targets? मतलब अगर आप कॉलम ए में ब्रेक करना स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले नीचे वाला ही तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसके जस्ट बाद वाला, उसके बाद फिर उसके बाद वाला, एंड लास्ट में जो सबसे ऊपर वाला है। अगर आप कॉलम बी ब्रेक करना स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे बॉटम वाला पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई सीक्वेंस आपको कुछ नहीं देता, इफ कोई सीक्वेंस नहीं देता, मैं आपको बस बोलता है कि आपको 10 बुलेट से 10 टारगेट तोड़ने हैं, कितने वेज में कर सकते थे? 10 बुलेट है 10 टारगेट, या आप 10 टारगेट को कितने वेज में तोड़ सकते हैं? 100 क्यों? 10 बुलेट है 10 टारगेट है, आप उनको 10 फैक्टोरियल वेज में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 10 बुलेट है 10 टारगेट है, आप उनको 10 फैक्टोरियल वेज में तोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी पहला, फिर कोई भी, मतलब इस तरीके से आपका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 10। पहले टारगेट के लिए आपका 10 नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास 10 रहेंगे, दूसरे वाले के लिए 9 रहेंगे, तीसरे वाले के लिए 8 रहेंगे, चौथे वाले के लिए 7 रहेंगे, एंड सो ऑन। तो 10 फैक्टोरियल वेज में आप तोड़ सकते थे अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं दी होती तो। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दिया है कि आप जो भी तोड़ोगे आपको बॉटम मोस्ट पहले तोड़। तो यहाँ पे भी आप सोच के देखो, मैं अगर इसको नाम दे देता हूँ PQRS, आपको इन चारों को तोड़ सकते हो आप 4 फैक्टोरियल वेज में, इन चारों को तोड़ सकते हो आप 4 फैक्टोरियल वेज में। उन 4 फैक्टोरियल वेज में से सिर्फ एक ही सही वे है, कौन सा? पहले S तोड़ोगे, फिर R, फिर Q, फिर P। तो अगर मेरे पास सिर्फ इतना ही पार्ट होता तो मैं क्या बोल देता कि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से मुझे आंसर मिल जाए। अब आपके पास अगर मैं सेकंड वाले कॉलम की बात करूं तो 3 है, 3 है, कितने वेज में तोड़ सकते हो? 3 फैक्टोरियल वेज में तोड़ सकते हो, जिसमें से सिर्फ एक ही वे आपका सही, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड लास्ट वाले के लिए हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। नहीं, उसको क्यों हटाएंगे साथ? तो डिवाइड बाय 1 करोगे तो सेम ही आएगा ना, उसमें कोई वो तो नहीं रहेगा। अब इतने नंबर ऑफ वेज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप कोई भी सीक्वेंस चूज कर सकते हो। आपने पहले सपोज करो ये वाला फोड़ दिया, फिर ये फोड़ दिया, फिर ये फोड़ दिया, फिर उसके बाद आप यहाँ आ गए, फिर इसको फोड़ दिया, तो वो सारे के सारे सीक्वेंस जो होंगे वो सही सीक्वेंस है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं। यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि आपका जो सीक्वेंस है वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। कैसे आया? आप 10 फैक्टोरियल वेज में उनको तोड़ सकते हो,
पहले वाला ए वाला जो कॉलम है उसके लिए टोटल 4 फैक्टोरियल भेजना आप बोल सकते हो, जिसमें से सिर्फ एक केस ही सही, तो यानी कि 1/4 फैक्टोरियल। सेकंड वाले के लिए तीन है, सीक्वेंस एक ही है, तो 1/3 फैक्टोरियल। थर्ड वाले के लिए 1/2 फैक्टोरियल, एंड चौथे वाले की तो जरूरत नहीं, सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब इस केस में आप सोच के देखो, हम एक काम करते हैं, 12 लोगों को बैठा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल। पांच लोगों को चूज करना है। काम करते हैं, एल को चूज कर लेते हैं, जे को चूज कर लेते हैं, ठीक है, एच को चूज कर लेते हैं, एफ को चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये चार को अगर आपने चूज कर लिया तो आप यहाँ पे डी सी बी ए में से किसी एक को चूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, आप किन्हीं भी चार को चूज करो, किसी भी अगर आप चार को चूज कर लो, किसी भी चार को अगर चूज कर लो तो आपके पास पांचवा चूज करने के लिए चार ऑप्शन है। अगर आप इसकी जगह पे कोई और, जैसे मैं के से चूज करना चाहता हूँ, के आई जी और ई में चूज कर सकता हूँ, एबीसी में से कोई एक चूज कर सकता हूँ। बेसिकली उस तरीके का कुछ सीक्वेंस है। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये करना है कि ये चार और ये चार, यानी कि ये 8 लोगों में से ही 5 लोग चूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेटिंग अरेंजमेंट है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ 8 में से ही 5 लोग चूज, बाकी चार को तो आपको हाथ भी नहीं लगा। ठीक है, अगर आप बाकी चार में से किसी एक को हाथ लगा देते हो तो आपका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पॉसिबल हो गई। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे सिर्फ इन 8 लोगों में से 5 लोगों को चूज करना है। 8 में से अगर 5 को चूज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 × 7 × 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 × 1, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 56।
In this case, your answer is 56 clicks. Cancel out हो जाएगा. Number of age in this case is 56. एक बार और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे एक बार और अगर मैं बोलता हूँ, तो आप अगर यहाँ पे आप देखो, आप 4 लोगों के पोजीशन के साथ कुछ नहीं कर सकते. वो 4 कोई भी, ठीक है. ये 4 लोगों के पोजीशन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो 4 लोगों को आप सिलेक्ट भी नहीं कर सकते. अगर आप इसको इस तरीके से देखो तो आप 4 लोगों को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते. बाकी बचे 8 में से आप क्या कर सकते हो, बाकी बचे 8 में से आप 5 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो. एवरी टाइम आप एक सीक्वेंस बनाओगे, आपको ऐसा ही मिलेगा. ओके, सपोज करो, आपको एक और बार मैं बताता हूँ, 5 लोगों को आपको चूज करना है. तो 5 लोग आपने कौन से चूज किए? एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज करो आपने 5 लोगों का पोजीशन, 5 लोगों को चूज कर लिया है कि यही 5 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है. और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उनका पोजीशन देखते हैं कि उनका पोजीशन किस तरीके से हम वेरी करा सकते हैं. सपोज करो आपने चूज किया L, J, H, F और D. आपने 5 लोगों को सिलेक्ट कर, ठीक है. आपने इन 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. ये 5 आपके सिलेक्शन है, तो इसका मतलब ये इनमें से कोई भी दो आपस में अरेंज नहीं हो सकते. इनमें से कोई भी दो आपस में अरेंज नहीं हो सकते. अब आपके पास बच गए कितने लोग? आपके पास बच गए A, B, C, E, G, I और K. गैप कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. अगर आपको इन 5 को ही सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 8 गैप में से 5 गैप में इनको बैठाना पड़ेगा. तो उन 8 गैप में से अगर आप 5 गैप में किसी को बैठाना चाहते हो तो बेसिकली आपको सिर्फ 8 में से 5 सेलेक्ट करना. दैट इज वाई यहाँ पे आंसर 8C5. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग 8 गैप में से 5 गैप चूज करके लोगों को बैठा. अरेंजिंग दिया होता तो चेंज भी हो जाता. जैसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में अरेंजिंग नहीं आएगा. यहाँ पे आपको जैसे बोल दिया ना, 12 लोगों का एक सीक्वेंस उसने फिक्स कर दिया, ठीक है. अगर अरेंजिंग बोलता तो हाँ 5 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है. बट दैट प्योरली डिपेंड्स कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, ठीक है. इतना क्लियर सबको समझ में आया कि आपके पास बेसिकली 8 गैप है, उस 8 में से आपने 5 गैप में 5 सिलेक्टेड लोगों को बैठाना, ठीक है.
अगेन जैसे इफ के सेलेक्ट करें तो एबीसी में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन आप इसको इस तरीके से सोच के देखो कि अगर आपने के सेलेक्ट किया तो भी आपके पास 7 लोग ही बचते हैं। बेसिकली आपके पास 7 लोग और 8 गैप ही बचेगा। आप किसी भी पर्सन को चूज करो, आपके पास एक्स्ट्रा, अगर आपने के को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज बस इतना आएगा कि यहाँ पे के की जगह पे एल आ जाएगा बस। अगर आपने के सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे के की जगह पे एल आ जाएगा। अगेन सेम चीज, 7 लोग 8 गैप, 8 में से 5 गैप में बैठाना है तो 8C 5 डेज हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करेंगे। क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज 3 numbers कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ set of 43 consecutive natural numbers such that their sum will be a multiple of 3। 43 नंबर्स ले रहे हैं, थोड़ा सा और टाइप का लग रहा है। आपका कोई भी नंबर जो होता है, अगर मैं उसको 3 के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो आपका नंबर या तो 3n टाइप का होता है जो प्रॉपरली 3 से डिविजिबल होगा, या फिर 3n+1 टाइप का होगा, या फिर वो 3n+2 टाइप का। ठीक है, या तो आपका नंबर 3n टाइप का होगा, या 3n+1 टाइप का होगा, या 3n+2 टाइप का। सोच के देखो, अगर मैं 1 से 43 लेता हूं, 3n+1, 1 is 3n+1, 2 is 3n+2, 3 is 3, again 4 is 3n+1, 5 is 3n+2, 6 is 3। तो अगर आप 43 नंबर्स लेते हो, अगर आप 3n से स्टार्ट करते हो, अगर आपका पहला नंबर सपोज करो 1 मतलब 3n+1 के टाइप का, अगर पहला नंबर अगर आपका 3n+1 के टाइप का है तो 43rd नंबर जो होगा वो होगा 43, वो भी 3n+1 के टाइप का होगा। इसका मतलब पहला केस मैं लेता हूं, पहला केस मैं लेता हूं जब मैं 3n+1 वाले नंबर से स्टार्ट करता हूं, तो 3n+1 टाइप के कितने नंबर हो जाएंगे, 42 में से 14 ऐसे नंबर होंगे जो 3n टाइप के होंगे, 14 ऐसे नंबर होंगे जो 3n+2 टाइप के होंगे, और 15 ऐसे नंबर होंगे जो 3n+1 टाइप के। अगर मैं 3n से स्टार्ट करता हूं, मैं 3 से अगर स्टार्ट करता हूं, या मैं अगर 3n+2 से स्टार्ट करता हूं, तो 3n+2 से स्टार्ट करने से 15 यहाँ हो जाएंगे, 14 यहाँ हो जाएंगे, एंड 14 यहाँ भी होंगे। और तीसरा वाला केस जब मैं लूंगा, यहाँ पे 14, सॉरी यहाँ पे 15, यहाँ पे 14, एंड यहाँ पे 4। ठीक है, अब आप सोचो कि आप ऐसे 3 नंबर चूज करो। हमको क्या करना है, हमको 3 नंबर चूज करने हैं जिनका सम 3 का मल्टीपल हो। वो 3 नंबर किस फॉर्म के हो सकते हैं? अगर तीनों 3n हुआ, अगर तीनों 3n हुआ तो भी होगा, अगर तीनों 3n+1 होगा तो भी होगा, अगर तीनों 3n+2 टाइप का होगा तो भी होगा।
3n के टाइप को अगर ऐड करोगे तो 9 and 3 का मल्टीपल आएगा, या अगर 3 3n टाइप के नंबर्स को आप ऐड करते हो, अगर आप 3 3n टाइप के नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3 का मल्टीपल ही मिलेगा। अगर आप 3 3n प्लस 1 टाइप को 4 7 10 को ऐड करके देखो आपको मिलता है 21, या 5 8 और 11 को ऐड करके देखो तो भी आपको 3 का मल्टीपल मिलता है। ठीक है, तो अगर आप तीनों नंबर 3n टाइप का लेते हो, तीनों नंबर 3n प्लस 1 टाइप का लेते हो, तीनों नंबर 3n प्लस 2 टाइप का लेते हो, तो तीनों केस में आपको क्या मिलता है, वो 3 का मल्टीपल मिलता है। इसके अलावा और कोई केस होगा क्या? इसके अलावा एक केस और हो, एक केस और कौन सा वाला होगा, जब आप एक नंबर 3n टाइप का लो, एक नंबर 3n प्लस 1 टाइप का लो, एक नंबर 3n प्लस 2 टाइप का। अब 3n वाला जो पार्ट है वो तो कॉमन रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता। एडिशन में जो आ रहा है आप उसके हिसाब से ही बता सकते हो कि आपका नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। जैसे इसमें एडिशन में 3n प्लस 1 के 3 नंबर लेने से एडिशन में आ रहा था +3, 3n प्लस 2 के 3 नंबर लेने से एडिशन में आ रहा था +6। अगर आप दो 3n प्लस 1 का नंबर ले लो और एक 3n प्लस 2 ले लो तो एडिशन में आएगा 4, तो उस केस में क्या होगा, वो नहीं होगा। अगर आप दो ले लो 3n प्लस 2, एक ले लो 3n प्लस 1 तो आ जाएगा 5, तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप तीन नंबर लो, एक 3n, एक 3n प्लस 1, एक 3n प्लस 2, तो तीनों केस में आपको क्या मिलेगा, उस केस में आपको +3 मिलेगा। इसका मतलब आपका जो नंबर होगा वो 3 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होगा। तो हमारे पास क्या है, 4 केस है। पहला केस तीनों 3n टाइप के हो, दूसरा केस तीनों 3n प्लस 1 टाइप का हो, तीसरा केस तीनों 3n प्लस 2 टाइप का हो, और चौथा केस तीनों का एक एक। ठीक है, तो आंसर अगर मैं निकालूं तो इस केस में आ जाएगा, पहले केस में आंसर आ जाएगा 14C3। ठीक है, प्लस 3n प्लस 1 टाइप का 15C3, प्लस तीनों 3n प्लस 2 टाइप का 14C3, प्लस तीनों का एक एक, तो 14C1 इंटू 15C1 इंटू 14C। अगर आप दूसरे वाले केस में आंसर निकालो तो भी सेम आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। 14C3, 14C3, 15C3 यहाँ भी आ रहा है सेम चीज, 14C1 इंटू 14C1 इंटू 15C1 यहाँ भी आ रहा है। तीसरे वाले केस में निकालोगे तो भी आपको सेम आंसर मिल रहा है। इसका मतलब आप कोई भी 43 सेट ऑफ नंबर्स ले लो, आपको आंसर सेम ही होगा, आपको अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, 14C3 प्लस 15C3 प्लस 14C3 प्लस 14 इंटू 15 इंटू 14। कैलकुलेट करके बता दो आंसर क्या आ रहा है। C3 आ रहा है 364। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 364। 15C3 कितना आएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13/6। ये आ रहा है 455। ठीक है, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू 15, 29। ओवरऑल सम कितना आ रहा है, ओवरऑल सम आ रहा है आपका 4123। इन दिस केस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर
ठीक है। इसको तो डिस्कस करेंगे साथ में, इसको एक बार ट्राई करके आना, तो बस सोच के देखना थोड़ा। 20 सेकेंड अपन एक बार डी अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार सोच के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फिर उसको डिस्कस करेंगे। एंड एक क्वेश्चन और छूट गया, क्वेश्चन नंबर 22, उसको डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। बाकी इसके बाद एक शीट और है इसकी, उसको कंप्लीट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे आधा पार्ट थोड़ा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टाइप का था, उसमें स्टार्टिंग से ही वो परमुटेशन वाला था, बेसिकली नंबर ऑफ वेज निकालने वाला ही है। हाँ, मतलब नंबर ऑफ वेज निकालने वाला ही है बेसिकली, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। जैसे इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, उसमें थोड़े से मतलब और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट?